गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे बोहर के परमाणु मॉडल की। बोहर के परमाणु मॉडल की विशेषता ये है कि ये मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है और इस मॉडल की जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन पथों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। देखिए, जब हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था तो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु एक सूक्ष्म गोलाकार कण है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन्होंने इनको नाम दिया था कक्षाएं, लेकिन बोहर ने इन वृत्ताकार पथों को नाम दिया ऊर्जा स्तर। नंबर 2, एक ऊर्जा स्तर में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणन होते हैं। अर्थात जो कोणीय संवेग है mvr ये बराबर होना चाहिए nh/2π के, जहां n एक पूर्णांक संख्या है 1 2 3 4 या इससे ज्यादा। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोणीय संवेग है वो या तो h/2π के बराबर होगा या इसका 2 गुना होगा या इसका 3 गुना होगा या इसका 4 गुना होगा, लेकिन इनके मध्य में कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोणीय संवेग 2 या 3 गुने के बीच में कहीं आता हो, यानी 2 गुने से ज्यादा हो और 3 गुने से कम हो, ऐसा नहीं होगा। या तो कोणीय संवेग 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। तो इसके आधार पर हम कहते हैं कि कोणीय संवेग क्वांटाइज्ड रहता है। देखिए, क्वांटाइज्ड होने का अर्थ है कि कोणीय संवेग के लिए केवल कुछ निश्चित मान ही संभव हैं, इनके अलावा कोई और मान संभव नहीं हो सकते। देखिए, आप इस थ्योरी को एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप अपने घर की छत पर जीने पर चढ़कर जा रहे हैं, तो जीने की जो पैड़ियां हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होंगी। तो जब अपना आप पैर रखेंगे तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहली जो पौड़ी है उस पे पैर रखा, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, या ऐसा हो सकता है कि आप तेजी से चलकर गए तो आपने सीधा पहले दूसरी पौड़ी पर पैर रखा, फिर चौथी पर रखा, फिर छठी पर रखा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पैर को दूसरी और तीसरी पौड़ी के बीच में टिका दें। ये नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गिर पड़ेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप जीने पर चढ़ते हैं तो आप 1 2 3 या 4 या 5 इन्हीं सीढ़ियों पर पैर रख सकते हैं। तो इसी को क्वांटाइज्ड होना कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π का
पूर्ण गुणन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उस वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ सकते। नंबर 4, सामान्य रूप में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर में रहते हैं। देखिए, जो सामान्य अवस्था होगी परमाणु की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जहां तक संभव हो अपनी सबसे कम ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर में ही आपको मिलेंगे। और परमाणु की इस अवस्था को आद्य अवस्था या तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। नंबर 5, किसी ऊर्जा स्तर में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। देखिए, ये बात बोहर के मॉडल में एक इम्पोर्टेंट बात थी। तो ये बात रदरफोर्ड के मॉडल में एक कमी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है तो मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार वो अपनी ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकालता रहेगा और अंततः वो नाभिक में गिर पड़ेगा। लेकिन बोहर ने अपने मॉडल में बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में घूमता रहेगा तब तक वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। नंबर 6, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले स्तर से उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण करता है। देखिए, अलग अलग वृत्ताकार कक्षाएं हैं और हर एक कक्षा की ऊर्जा नियत है। इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा से दूसरी ऊपर वाली वृत्ताकार कक्षा में जा सकता है, ऐसा होना संभव है। लेकिन इसके लिए वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऊर्जा स्तर के बराबर ऊर्जा कर लेता है तो वह उस ऊर्जा स्तर में कूद सकता है और इसी प्रकार वह वापस भी आ सकता है। लेकिन वापस आने के लिए उसे आवश्यक ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। यानी वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो नीचे आ जाएगा, अगर अवशोषण करेगा तो ऊपर चला जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि किसी ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा E उच्च है, ये ऊपर वाला ऊर्जा स्तर है, और जो इसके नीचे वाला ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा E निम्न है। तो इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है वो डेल्टा E होगा। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन डेल्टा E के बराबर ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से कूदकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और अगर वह इतनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। अब देखिए, जो डेल्टा E है, E बराबर होगा hc अपॉन लैम्डा के। ये हमने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से सीखा है कि E बराबर होता है hc अपॉन लैम्डा के। तो देखिए, इससे आपको ये भी ज्ञात हो सकता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर को बदलेगा तो उसे किस वेवलेंथ की तरंगे अवशोषित या उत्सर्जित करनी होंगी। देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं वो इसी आधार पर बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सदैव नीचे से ऊपर वाली कक्षाओं में और ऊपर से नीचे वाली कक्षाओं में आता जाता रहता है। तो देखिए, ये तो हुआ बोहर का परमाणु मॉडल। अब हम पढ़ेंगे कि बोहर के परमाणु मॉडल की सफलताएं क्या हैं।
यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें ये मॉडल सफल साबित हुआ। नंबर 1, बोहर मॉडल की सहायता से एक इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन, लिथियम आयन, हीलियम आयन, देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम आयन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम आयन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, जो He है यहाँ सिंगल पॉजिटिव रखेंगे और जो Li है यहाँ डबल पॉजिटिव रखेंगे। ये प्रिंटिंग में टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई है, तो Li डाई पॉजिटिव और He पॉजिटिव। तो अगर आपको किसी ऐसे परमाणु में जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके किसी ऊर्जा स्तर की रेडियस या त्रिज्या अगर आप ज्ञात करने चाहते हैं तो Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z, आप इस सूत्र से बोहर त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ n तो ऊर्जा स्तर की संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4 और Z उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। तो पहली सफलता तो ये हुई कि बोहर मॉडल की सहायता से आप किसी ऊर्जा स्तर की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी जो बात है, आप किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n। यहाँ n ऊर्जा स्तर की संख्या है, n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। Z परमाणु क्रमांक है और ऊर्जा जूल प्रति एटम में आएगी, जूल प्रति एटम में आएगी। अगर आप इस ऊर्जा को आवागाद्रो संख्या से भाग दे दें तो आप ऊर्जा को जूल प्रति मोल में ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार En बराबर -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये भी ऊर्जा ज्ञात करने का एक सूत्र है, लेकिन इससे जो ऊर्जा आप ज्ञात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए पहला सूत्र हमारे पास हुआ त्रिज्या ज्ञात करने के लिए और ये दो सूत्र हुए ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जो ऊर्जा है वो निगेटिव दिखाई गई है, माइनस का साइन लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच अनंत दूरी होती है तो उस समय न तो कोई आकर्षण होता है दोनों के मध्य और न ही कोई प्रतिकर्षण होता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य मानी जाती है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आएगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और नियम के अनुसार जब आकर्षण होता है तो ऊर्जा घट जाती है और जब प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होता है तो ऊर्जा शून्य से घटती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। तो देखिए अभी तक हमने सीखा कि किसी भी बोहर
त्रिज्या को कैसे ज्ञात किया जाएगा, किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को कैसे ज्ञात करेंगे, और हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक क्यों होती है। नंबर 3, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, तो इसके लिए सूत्र है Vn बराबर 2.188 इंटू 10⁸ इंटू Z/n। n पहले की तरह ऊर्जा स्तर की संख्या है, Z परमाणु क्रमांक है, और इस तरह से जो वेग ज्ञात होगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात होगा। नंबर 4, हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए ये बोहर के परमाणु मॉडल की सफलताएं हैं, लेकिन ये मॉडल भी अपने आप में संपूर्ण रूप से सही नहीं है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। देखिए बोहर मॉडल की कौन कौन सी कमियां हैं। नंबर 1, यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए असफल सिद्ध हुआ। देखिए जिन परमाणुओं या स्पीसीज में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां ये मॉडल सफल नहीं है। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विघटन को समझाने में यह मॉडल असफल रहा। देखिए हमने जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ वाली कई रेखाएं हैं, लेकिन जब इस स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वे प्रत्येक रेखाएं अलग अलग रेखाओं में विघटित हो जाती हैं, यानी उस एक रेखा की कई कई रेखाएं बन जाती हैं। इस प्रभाव को जीमान प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार बोहर मॉडल जीमान प्रभाव को समझाने में असफल रहा। इसी तरह जब आप विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम को रखेंगे तो भी कोई रेखा अलग अलग रेखाओं में टूट जाएगी, इसको स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो इस तरह जो बोहर का मॉडल है ये स्टार्क प्रभाव को भी समझाने में असफल रहा। नंबर 4, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को समझाने में असफल रहा। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति है हम इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए आज मैंने आपको बताया कि बोहर मॉडल क्या है, बोहर मॉडल की सफलताएं क्या हैं और बोहर मॉडल की कमियां क्या हैं। देखिए ये मॉडल थ्योरेटिकल प्रश्नों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही साथ जो ये विभिन्न फार्मूले हमने आज पढ़े हैं इन पर आधारित आंतरिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस मॉडल को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए।